तो कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, शायद होपफुली आपने किए होंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के थे। ठीक है, हो गए होंगे आपसे। अगर नहीं हुए हैं तो हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार इनको। क्या क्वेश्चन थे वो? If the difference between the simple interest and compound interest on some principal amount at 20% per annum for 3 years is 48, then the principal amount must be. If the difference between the simple interest and compound interest on some principal, assume कर लो principal क्या है, P है, ठीक है, that P is principal amount और rate of interest क्या है 20%, time period is 3 years और difference क्या है दोनों में 48। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल में, P is principal into R by 100, that is 20 by 100 into time period 3 years, कितना हुआ है 3P माइनस और 3P बाई 5। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा P 1 प्लस R बाई 100 इंटू NT 3 years माइनस P। ये फॉर्मूला ये P 1 प्लस R की वैल्यू 20 बाई 100 पावर 3 माइनस P। व्हाट इज दिस P? 1/5। ये कटेगा ना 1 से और 5 से। 5 इंटू 1 1 और 5 प्लस 1 6/5 क्यूब माइनस P। ये हो गया CI। डेफिनेटली CI SI से ज्यादा होता है, तो डिफरेंस क्या होगा CI माइनस SI इक्वल्स टू 48 हमें गिवन है दोनों का। डिफरेंस क्या होगा CI क्या है P 6/5 क्यूब माइनस P और ये माइनस, ये तो गया CI, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस SI 3P/5 है 48। ये क्या 6 का क्यूब कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 216 216 216 P 5 का क्यूब 125 25 125 ना, माइनस एक ये P है, ये 3P/5 है इक्वल्स टू 48। इधर तो एलसीएम क्या आएगा 125 आएगा, इसके डिवीजन में 1 मान लो आप। ये कितना है 216P, यहाँ क्या होगा 125P, क्योंकि इसके बटा में 1 है ना, तो 125 में 1 का भाग देंगे तो 125 आएगा, यस सर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 125 आएगा। तो इधर क्या आएगा 5 है तो 125 में 25 इंटू 3, इसको डिवाइड करते हैं, इससे 25 मल्टीप्लाई करते हैं 75 पी होगा सर 75P इक्वल्स टू 48। ये प्लस का 216 है, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के कितने हो गए 125 और 75 200, ये हो गया 216 माइनस 200, कितना बचता 16 है ये 6P 16 डिवाइड बाई 125 इक्वल्स टू 48। 16 1 48 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या बचता है P डिवाइड बाई 125 इक्वल्स टू 3, क्या होगा P इक्वल्स टू 1375। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसने ये पूछा प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी, P की वैल्यू क्या होगी 375। आप इस टॉपिक पे और भी काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, गूगल पे करके देखना।
एक दो और भी थे, वो भी देख लेते हैं। ये क्या क्वेश्चन था, आपने किया भी होगा इसको। A sum of money doubles itself in 5 years। यानी कि कोई अमाउंट है जो 5 साल में डबल हो जाती है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम फोर फोल्ड। कितने सालों में 4 गुना हो जाएगी। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। 5 साल में वो डबल होती है, तो कितने साल में फोर फोल्ड होगी। तो पहले तो हमें क्या बताना पड़ेगा, ये 5 ईयर्स में डबल हो जाती है तो किस रेट पे डबल हो रही है। यहाँ से हमें रेट का पता लगेगा, फिर उसी रेट से हम इसको फोर फोल्ड होने में कितना टाइम लगेगा वो बताएंगे। ठीक है, तो पी एज्यूम कर लो प्रिंसिपल अमाउंट है, क्यू है वो कंपाउंडेड अमाउंट है, लास्ट में जो होती है वो 2 साल बाद, नहीं 2 साल बाद नहीं, 5 ईयर्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद क्या है, पी है वो क्यू बन जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 पावर 5। ये तो होता है। और क्यू कितना हो गया, डबल्स। डबल्स मतलब क्यू क्या है, 2p के इक्वल, यानी पी था प्रिंसिपल अमाउंट, और 5 साल बाद उसी में का वो कितना डबल हो गया क्यू, टू पी। उसी का डबल हो गया, तो क्यू है वो 2p हो गया। तो क्यू की वैल्यू क्या है, 2p है। 2p इक्वल्स टू पी 1 + r/100 की पावर 5। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 1 + r/100 की पावर 5, इसके लिए 2 आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आगे देखते हैं। ये बार इसी का यूज हो जाता है सॉल्व नहीं करना। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम फोर फोल्ड। फोर फोल्ड मतलब क्यू है वो 4p हो जाएगा, इक्वल्स टू पी है 1 + r/100। कितने टाइम में होगा वो टी हमें बताना है। ठीक है, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो 4 = 1 + r/100 की पावर टी। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 + r/100 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 1/5। ये समझते हो आप, यहाँ पे पावर 5 है, इसको मैं हटा रहा हूँ, तो इधर पावर को क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में इधर रखना पावर, पड़ेगा। वन हाँ अपॉइंट इधर फाइव। पावर 1 है, दोनों साइड में 5 5 हो जाएगा, तो ये 1/5 हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पास इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, तो यानी इस अंदर वाले की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू। तो 4 = इसकी वैल्यू है 2 की पावर 1/5। यहाँ पे टी, ये टी तो है ही अपना। 2 की पावर, ये टी क्या होगा, पावर को ऐसे इस टाइप से पावर आपको गिवन हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है पावर का ऊपर, अगर पावर के ऊपर ऐसे पावर गिवन हो, तो ये क्या होगा, टी इंटू 1 टी होगा, बाई 5 होगा, टी/5 होगा। ठीक है, 4 = 2 टी/5। ठीक है, अब देखो 4 क्या होता है, 4 2 की पावर 2 होता है ना 4। Yes. तो इसका मतलब ये 4 है, ये 2 की पावर है, तो ये इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 2 होगी, तभी तो वो 4 बनेगा। यहाँ सर। ओके। है ना, ये 4 है, ये 2 है, तो 2 की पावर 2 होना चाहिए, इसका मतलब टी/5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Equal to T/5. होना चाहिए। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5 × 2, 10 हो जाएगा। तो हाँ। 10 साल में फोर फोल्ड हो जाएगी। जो वैल्यू 5 साल में डबल होगी वो 10 ईयर्स में 4 गुना हो जाएगी। सर इस ठीक है, क्वेश्चन को जब पहली बार देखा था तो मैंने देखा था कि अगर 5 टाइम्स में डबल हो रही है तो 4 टाइम्स के लिए 5 का 2 करके 10 कर देते, मतलब अगर इस तरह से करते तो गलत हो सकता था क्या? उस तरह से
मतलब कि सर जैसे मतलब हाँ, 5 इयर्स करके में देख। जो अमाउंट है वो डबल हो रही है, उसका मतलब 10 इयर्स में वो 4 फोल्ड हो जाएगी। मैं इस तरह से देख रहा था चीजों को। हाँ वो भी रेट सेम है दोनों में, तो शायद दिक्कत नहीं होती, वो हो सकता है सही में। बट सर फिर भी इस फॉर्मूले से करना चाहिए या फिर मतलब जो मैंने बोला उस तरीके से भी कर सकते हैं? आप ये बताइए। मैं तो होता तो फॉर्मूले से ही करता यार, उस टाइप से एक दो क्वेश्चन और करके देखना, फिर वो पता लग जाएगा आपको। ठीक है सर। तब में सेम हो ओके। रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन थे, एक ये भी था जो छोड़ा था, किया होगा आपने ये। यहाँ पे डिफरेंस पूछा है दोनों का, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या डिफरेंस होगा। रेट गिवन है 5% पर एनम, टाइम गिवन है 2 इयर्स, और प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 2000। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल निकल जाएगा, 2000 इंटू R/100 इंटू टाइम पीरियड। तो ये क्या होगा, 5 × 2 10, 200। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा, P इंटू 1 + R/100 पावर 2 माइनस 200। ठीक है। तो ये क्या होगा, 200 कॉमन लोगे आप, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/20 स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा इसकी जगह 1, जो कि मैंने 2000 कॉमन ले लिया। तो ये क्या होगा, 2021 डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर -1। बस ये कंपाउंड में हमेशा थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होती है। 441 डिवाइड बाई 400 -1, क्या होगा ये 41, 2 0 कैंसिल, ये 5 आएगा, कितना आएगा ये 205, 20 और ये 200 है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 5 रुपीज। 5 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी इजी हो गई थी कैलकुलेशन। ठीक सर है, इस टाइप 41 से कैसे आप हो गया? हैं कुछ नहीं सर, कोई नहीं आगे समझ। वापिस कर लेते हैं, कहाँ पे दिक्कत आई रही। सर 41 लिखा हुआ था तो 41/4 41 पता है वो वो था, वाला। 21/20 का स्क्वायर -1 था ऐसे। हाँ वही फिर मैंने 41 कैलकुलेट का किया स्क्वायर सही। 441, ये 400 -1, एलसीएम लिया था मैंने। या तो ये 441 -400, तो ये 41 हाँ बच सर। गया था। ओके सर। मैं इससे सीधा ये लिख दिया, मुझे लगा अब आप एलसीएम सीख ही गए। नहीं सर वो मैंने ना कैलकुलेट नहीं कर पाया था, तो इसलिए इतनी जल्दी कैलकुलेट हाँ नहीं हो हाँ पाया हाँ, था ऐसा। हाँ। कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चन करके देखना, वैसे एग्जाम सर में एक आए हुए क्वेश्चन सर काफी एक हैं काम करें इजी। सर, सर मैं एक काम करूंगा, जैसे यूबीपीसीएस की फाइल बनाई थी उस तरह से एनडीए सीडीएस वाली फाइल बना लेते हैं और आपको दे दें। सर कैसा रहेगा आप बताइए? हाँ ठीक है, या आप फिर बना लो मतलब जो सर हम लोग जो- खुद ही सॉल्व करें? नहीं, आप बना के भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस ग्रुप पे मैं भी हूँ, आप भेज देना, तो मैं अगली क्लास में इसको करवा दूंगा आपको। ठीक है सर। एक और चीज था सर, यूपीपीसीएस है ना अभी, तो बीच में मैं 2 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर मतलब बना के भेज दूंगा, मतलब 2 दिन में दे दूंगा आपको, ये कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी हाँ तो हाँ, क्लास में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके सर। जो जो थैंक टॉपिक हमारे हो गए, अब तो काफी टॉपिक हो गए हैं, तो उसके आप क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं आज तक एग्जाम में, यू। आप उनको हाँ एक जगह इकट्ठे कर सकते हो, फिर हम क्लास में उनको सॉल्व करते रहेंगे। चलेगा सर, कर लेते हैं सही। ओके। ठीक है, तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, एज के काफी क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो एज का कोई अलग से टॉपिक, मतलब हर साल एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, बट ये टॉपिक वैसे एक लार्जर टॉपिक है, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। उसी का ही पार्ट है, मतलब वैसे ही होते हैं। इस टॉपिक में एज के अलावा बाकी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, बट हम स्टार्टिंग में एज वाले करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं, और फिर इसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो हर साल इस टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन आते हैं,
उसमें से एक आध तो एज का होता है और बाकी एक दो अलग होते हैं। लीनियर इक्वेशन का मैंने वैसे तो अपने एक दिन पहले भी कुछ किया था, उस टाइम में बताया था कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर वो नंबर ऑफ इक्वेशन के इक्वल हो, वेरिएबल्स मतलब जो भी चर हमें दिए हो, एक्स वाई पी क्यू टी जो भी, अगर उनकी संख्या इक्वेशन की संख्या के इक्वल है तो हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, इंडिपेंडेंट या एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वेशन से एक ज्यादा हो तो हम उनका रिलेशन निकाल सकते हैं। ये बात हुई थी हमारी, हमने कभी किया था पहले हाँ सर, किया कि तो जब, था। यस हाँ, सर जब बताइए। वेरिएबल्स है इक्वेशंस के इक्वल होंगे तो हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। जब वेरिएबल एक ज्यादा होगा इक्वेशन से तो हम किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी रिलेशंस निकाल पाएंगे उनका क्या रिलेशन है। एज वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन है वो नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल होगी, तभी हम पर्टिकुलर एज निकाल पाएंगे कि किसी भी पर्सन की जो एज पूछी है वो निकाल पाएंगे। उससे पहले हमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी होती है उसको इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखना होता है, और वहीं से हम वेरिएबल को सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो ये सिंपल सा ही है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप की इक्वेशन आपने कभी पढ़ी होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, मतलब इस टाइप की कुछ भी, इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए बोलते हैं कि एक्स और वाई की कोई पावर नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी वन पावर के साथ है, एक्स भी वन के साथ है, वाई भी वन पावर वन है। पावर वन को हम सिंपली एक्स और वाई लिख देते हैं, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं कि केवल एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर वन है केवल। तो ऐसी अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है और मेरे पास दो इक्वेशन है तो मैं एक्स और वाई की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब गिवन इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालूंगा, वो कुछ घटा के जोड़ के ऐसे निकाली जाती है। जैसे मान लो मेरे पास दोनों में y है, इसमें भी y है, तो डेफिनेटली मैं दोनों में से कोई एक को घटाऊंगा तो y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x की वैल्यू निकाल लूंगा। फिर वापस जो x की वैल्यू मेरे पास आ गई वो किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, आप कैसे निकालोगे यहाँ से वैल्यू, ये सर इक्वेशन इसमें एक्स वन की है, वैल्यू 4 आ रही है। यस सर। ठीक है। सॉरी। आप कोई टू में से वन घटा दो या वन में से टू घटा दो, कुछ भी, इसमें से मैं ये घटाता हूँ तो हमेशा सेम टाइप के वेरिएबल आपस में घटते हैं। तो जैसे 2x है तो इसमें से x घटेगा तो क्या बचता है, x बचता है। y में से y घटेगा तो 0 बचेगा। 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई तो वो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, क्योंकि हमने दोनों का यूज करके निकाला है। तो आप इक्वेशन वन में वापिस x की वैल्यू रखे देखो, x की y जगह 2 इक्वल टू रखूंगा, 3 है। y बराबर 5, y क्या होगा 5। ये जो इस साइड में प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये आता है ना आपको ऐसे साइड चेंज करने वाला, यस सर, क्रॉस यस मल्टीप्लिकेशन सर। साइड चेंज होती थी। यस सर। जब हम साइड चेंज करते हैं तो वेरिएबल का साइन भी चेंज होता है साथ में। जैसे मैं 2 को उस साइड में लेके गया हूँ तो यहाँ पे 2 प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उस साइड में क्यों लेके गया हूँ, क्योंकि मैंने वेरिएबल को एक साइड में रखा है और नॉन वेरिएबल को एक साइड में लिखा है। इसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं कि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसको कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि फिक्स है, 5 हमेशा 5 रहेगा, 2 हमेशा 2 रहेगा। तो 5 माइनस 2 3 होगा, ये y की वैल्यू आ गई। आप भले ही दूसरी इक्वेशन में रख के देखते तो भी आपका आंसर सेम आता। अगर आप इसमें x की वैल्यू रखते हैं तो क्या होता, 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखो, 2 इंटू टू प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये 2 इंटू टू 4 है, प्लस वाई इक्वल 7। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और ये प्लस का 4 है उस साइड में, माइनस का 4, यहाँ से भी 3 आएगा। तो वाई की वैल्यू दोनों ही जगह 3 आएगी। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो वापिस, एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के देखो, एक्स की जगह 2 रखो, वाई की जगह 3 रखो, 2 प्लस 3 क्या है 5 है। यहाँ भी क्या है 2 इंटू टू 4 प्लस 3 क्या है 7 है, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू का क्या मतलब होगा,
ऐसा सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, दोनों या फिर जितनी भी इक्वेशंस गिवन हो उन सबको सेटिस्फाई करेगा, वो उसका आंसर होगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो हम दोनों की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकाल पाए हैं। अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन होती है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, अब इक्वेशन एक है वेरिएबल दो है, तो मैं इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। मैं y की वैल्यू या x की किसी भी एक की वैल्यू दूसरे के फॉर्मेट में निकाल पाऊंगा। जैसे x की वैल्यू निकालता क्या होता 5 माइनस वाई, तो x की वैल्यू है वो y की फॉर्म में निकली है। मतलब ये दोनों में रिलेशन है, जैसे y की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वेशन से एक ज्यादा हो, केवल एक ज्यादा हो, तो क्या होगा, रिलेशंस निकलता है दोनों में। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स और इक्वेशन सेम हो तो क्या निकलता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन में। और हमारे सिलेबस में लीनियर इक्वेशन ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं आगे। तो इसी का आज एक टॉपिक है एज, एज वाला, जो जिससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही है एक दो। रिसेंट के ईयर्स में तो काफ़ी आने लगे हैं, 24 में भी शायद दो है और 21 22 में भी आए हैं। तो आज हम एज वाला देखते हैं, आज इतना होता है, बाकी कल देखते हैं, और उसके बाद में भी एक दो क्लास में बाकी जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर एज वाले इसमें ये क्वेश्चन समझना, जितने भी हैं, सर हाँ एक हाँ, सर मैं पूछ रहा था कि एज वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, वो सब लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व हो गए, राइट? सारे लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे। ओके सर। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन से ही इक्वेशन बनेगी, उसी से हम सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं उसने अगर अननेसेसरी ट्रिक बनाने के लिए यूज किया है तो उसको बिना किसी इक्वेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं हम बिना इक्वेशन बना के। अदरवाइज लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व होते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हम करके देखते हैं, आप देखना, आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे। A father is 9 times as old as his son। इसमें लैंग्वेज का ध्यान बहुत रखना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते हो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते जाना। A father is 9 times as old as his son and the mother is 8 times as old as his son. The sum of fathers and mothers age is 51-year-old. Now what is the age of son? तो आप अज्यूम कर लो एज ऑफ सन कितनी है, एक्स। एक्स अज्यूम कर लो। तो अब फादर की एज क्या होगी, फादर इज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो फादर की एज क्या होगी 9 times, मतलब एक्स की 9 9 times है, 9x होगी। मदर इज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन, एज हर सन, तो मदर्स एज क्या होगी, 8x। मदर्स एज होगी 8x। द सम ऑफ फादर्स एंड मदर्स एज इज 51 ईयर्स, सम दोनों का सम, सम क्या होगा 9x प्लस 8x, कितना गिवन है 50। 51। अब देखो वेरिएबल एक ही है यहाँ पे, दोनों में x एक ही वेरिएबल है और इक्वेशन भी एक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। 9x प्लस 8x क्या होगा, एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी सर। 17। हाँ 17x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 51 डिवाइड बाई 17, 3 आएगी। तो x ही हमने एज सन की एज अज्यूम किया था, तो व्हाट इज एज ऑफ सन 3 इयर्स। 3 इयर्स। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं काफी। ठीक है, आपको बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन अब तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं सब में सिंपल ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट हो गया गलती से, इसको मैं बाद में बता दूं। ये देखो, Anna was born 4 years after her parents' marriage. Her mother is 3 years younger than her father and 24 years older than Anna, who is 13 years old. At what age did Anna's father get married? अब यहाँ तो काफी रखिए, हर मदर इज 3 years younger than her father, ठीक है, एंड
24 ईयर ओल्डर देन एना, उसकी जो मदर है वो क्या है, एना से 24 ईयर ओल्ड है, यानी कि एना की एज जो भी है उसमें 24 ऐड होगा तब उसकी मदर की एज आएगी। हु इज 13 ईयर्स ओल्ड, कौन है 13 ईयर ओल्ड? एना की एज गिवन है 13 ईयर्स। तो यहाँ से मदर की बताओ कितनी होगी, इसमें इक्वेशन आपको वैसे बनानी नहीं पड़ेगी। 13 प्लस 24 क्या होगा? 37। मदर की एज 37 है। एंड हर मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हर फादर, तो फादर की कितनी होगी? यानी उसकी मदर है वो फादर से 3 साल छोटी है, तो फादर की कितनी होगी? 40 44 ईयर। 40 मदर इज यंगर देन फादर, तो मदर छोटी है 37 की है, तो फादर 40 का होगा ना, तभी वो मदर यंगर होगी। यंगर लिखा हुआ है, ओल्डर नहीं लिखा हुआ, यंगर। ओके ओल्डर तो उसकी मदर है ना से। क्वेश्चन में गिवन है कि एना है वो 13 ईयर्स ओल्ड है, उसकी मदर है वो 24 ईयर्स ओल्डर देन एना है। एना 13 है, मदर 24 ईयर्स ओल्डर है, तो मदर कितनी हो जाएगी? 13 प्लस 24 कितना होगा? 37। बट हर मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हर फादर, उसकी माँ है वो उसके पिता से 3 साल छोटी है, यंगर है, तो फादर की एज क्या होगी? 40 ईयर्स। एना वॉज बोर्न 4 ईयर्स आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, जब भी उनके पेरेंट्स की मैरिज हुई थी उसके 4 साल बाद एना का बर्थ होता है। एना अभी 13 ईयर्स की है, तो मैरिज कब हुई होगी? ईयर्स ऑफ मैरिज, कितने साल पहले मैरिज हुई होगी अगर एना 13 ईयर्स की है और वो 4 साल बाद पैदा होती है? सर 17। 23 ईयर्स होगा आंसर। आंसर तो देखते हैं, अभी आंसर है नहीं वैसे मेरे पास। 17 ईयर्स पहले मैरिज हुई थी, ठीक है, क्योंकि एना 13 ईयर्स की है और 4 साल पहले में शादी के 4 साल बाद होती है वो, तो 13 प्लस 4 17 ईयर्स पहले मैरिज हुई थी। एट व्हाट एज डिड एनाज फादर गेट मैरिड, फादर की एज अभी क्या है? 40 ईयर्स है, मैरिज हुई थी 17 ईयर्स पहले, तो फादर की एज क्या थी मैरिज के टाइम? 23 ईयर्स। 23 years ऑप्शन बी। 23। हाँ, एज ऑफ फादर एट द टाइम ऑफ मैरिज 40 माइनस 17, 23 ईयर्स। ठीक है, ये तो सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन था। ये समझ में आया आपको? आपको लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है, कौन यंगर है कौन ओल्डर है वो थोड़ा ध्यान रखना है, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। yes यस सर। थोड़ा सिंपल ये वाला। इन 2002 Minu's age was 1/3 of age of Mira, whereas in 2010 Minu's age was half of the age of Mira. What is Minu's year of birth? ठीक है, 2002 में मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ एज ऑफ मीरा, तो आप अज्यूम कर लो भी, मीरा की एज अज्यूम कर लो कुछ भी, एज ऑफ मीरा अज्यूम कर लो एक्स ईयर से, ठीक है। कब है? 2002 में अज्यूम कर लो, इन 2002। 2002 में मीरा की एज थी वो एक्स ईयर्स थी, तो मीनू की एज कितनी थी? एक्स अपॉन 3, एक्स बाय 3। एक्स बाय 3, क्योंकि 1/3 थी। और इन 2010 में मीनूज एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा, तो कितनी होगी बताओ आप? मीरा की एज क्या होगी 2010 में? x + 8 / 2। x + 8, क्योंकि
2002 में एक्स थी तो 2010 में वो 8 साल बढ़ गई ना भाई। 2002 से 2008 10 आने में 8 साल तो वैसे लग गए, तो उस टाइम अगर वो एक्स एक्स थी तो 8 साल बाद कितनी हो गई? 8 ये कोई x भी plus व्यक्ति 8 अगर आज 15 इयर्स का है, कोई भी बच्चा, तो 8 साल बाद कितना होगा? वो 23 का होगा। वैसे ये राइट 2002 में एक्स थी तो 2010 में क्या होगा? एक्स प्लस 8 होगा। इस टाइम मीनूज एज कितनी है? x plus 8 Divide by 2. एक्स प्लस 8 डिवाइड बाई 2। और इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 8 साल में इसकी एज कितनी होनी चाहिए मीनू की? एक्स प्लस 3 2002 में थी, 2010 में कितनी होनी चाहिए? प्लस 8 साल ऐड होनी चाहिए ना, मतलब वो तो सिंपल रूल है। 8 साल बाद 8 साल बड़ी हो जाएगी मीनू। तो अब मीनू की एज के दो रिलेशंस आ गए। भी 8 साल पहले मीनूज एज एक्स बाय 3 थी, तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस एक्स बाय 3, ये तो पहले थी 2002 Yes. में। 2010 में इसमें 8 और जुड़ जाएगा, तो ये 2010 की एज हो जाएगी। दूसरा दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है मेरा मीनू की एज का, उसके हिसाब से क्या होगी? एक्स प्लस 8 बाई 2 होगी। तो बेसिकली दोनों है तो सेम ही। हाँ जी। ये वाली चीज समझ में आई आपको? ये वाला क्यों लिख दिया मैंने? Yes, sir. yes क्योंकि ये सिंपल मीनूज एज है, वो 2002 में गिवन है, 2010 में सिंपली 8 ऐड हो जाएगी। और ये इस रिलेशन से आ गया मेरा कि एज का हाफ हो गया, इसलिए दोनों सेम ही एज है, एक ही पर्सन की एज है, दोनों सेम है। तो क्या होगा? एक्स प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स बाई 3 प्लस 8। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो सॉल्व कर लो। पहले तो आप सिंपल इसको कर लो। एक्स बाई 2 प्लस 8 बाई 2, 8 बाई 2 कितना होगा? 4। इधर एक्स बाई 3 प्लस 8। ठीक है। अब एक्स एक्स को एक साइड में ले आओ और बिना एक्स वालों को एक साइड में ले जाओ। एक्स बाई 2 इधर है ही, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, माइनस का एक्स बाई 3 हो जाएगा। 8 पहले से यहाँ है, प्लस 4 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस 4 हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो ये कितना आएगा? 3x। 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 इंटू 1 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 2 इंटू 2x। ये क्या होगा? 4। 3x माइनस 2x क्या होगा? x डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 4। x क्या होगा? 24 24। तो x 24 है। 2002 में मेरा की एज, x अपना मेरा मान रखा है तो वो 24 है। तो मीनू की एज 2002 में कितनी रही होगी? x बाई 3 8 years 8 ईयर्स। 2002 में अगर वो 8 साल की थी तो उसका डेट ऑफ बर्थ ऑफ बर्थ ईयर कौन सा होगा? 19 ईयर ऑफ बर्थ कौन सा होगा? 1994 1994. 94। 94 ठीक है। 94 में उसका बर्थ होगा, 8 साल के बाद वो 2002 में, सॉरी 2002 में 8 साल की होगी और फिर अब इसको आप दोनों में रख के देखो एक बार, क्योंकि हम दोनों से ही निकाला है तो डेफिनेटली दोनों को सेटिस्फाई करेगा, सेम आएगा। 24 प्लस 8 बाई 2 32 बाई 2 16 आएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा? 8 प्लस 8 16 होगा। ठीक है। तो 1994 में बर्थ हुआ होगा, 2010 में। आप मैंने इसमें रखा है ना ये 24 8, आप यहाँ भी रख सकते थे। तो 2010 में मीनूज एज कितनी आती है, इसमें रखूंगा तो 16 आएगा। तो फिर भी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ क्या होगा? 1994 होगा। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। yes हाँ, ये छोटा था, ये 2017 में आया क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन। द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। कि मिस्टर एक्स की पिछले साल जो भी एज थी वो किसी एक नंबर का स्क्वायर बनता था, वर्ग बनता था। एंड इट वुड बी क्यूब ऑफ द नंबर नेक्स्ट ईयर। मतलब ये कोई पर्टिकुलर ईयर है, इसके पिछले साल वो किसी नंबर का स्क्वायर था,
और अगले साल जो एज होगी वो किसी नंबर का क्यूब होगी। ये प्रेजेंट एज पी मान लो। What is the least number of years he must wait for his age to become the cube of a number again? अब अगले साल तो ये क्यूब होगा, उसके बाद कितने साल वेट करना पड़ेगा कि फिर से वो एज वो क्यूब हो जाए? तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो आप सिंपल वैसे करके देखो कि कोई भी नंबर स्क्वायर रहा होगा तो स्क्वायर नंबर आप बताओ अंदाजे से कौन सा होगा। या तो 1 होगा, 4 होगा, 9, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे कुछ रहते हैं। और क्यूब क्या होगा? 1 होगा, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। नहीं नहीं, हाँ 64, 125, 216, इस हिसाब से। अब कोई भी पर्सन की एज प्रेजेंट में जो भी है, पिछले साल उसकी 1 साल कम रही होगी, एक्स मान लो, तो x-1 रहेगी। अगले साल होगी तो क्या होगी? x+1 होगी। दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 2 साल का होगा ना, इस एज में और इस एज में। ये प्रेजेंट है, ये उसे 1 साल पहले की है, 1 साल बाद की है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा इनमें? 2 साल का होगा। अगर मैं x मान लूँ तो ये x-1 होगी, x+1 होगी। तो x-1 और x+1 में डिफरेंस कितना होता है? x+1 -x -+1, 2 का होता है ना। मान लो यस। किसी की एज 10 ईयर्स है अभी, पिछले साल कितनी होगी? 9 होगी, अगले साल कितनी होगी? 11 होगी। तो डिफरेंस कितना है 9 और 11 में? 2 ईयर्स का। टू। यस सर। अब इन नंबर्स में देखो पास में कौन से नंबर है इनमें 2 का डिफरेंस आएगा। देखो 1 नहीं होगा, 4 नहीं है, यहाँ पे 8 आएगा सीधा, 9 नहीं है। अभी देखो 25 और 27 है ना, कि उस पर्सन की एज इस साल 26 है, पिछले साल 25 रही होगी, तो अगले साल अपने आप 27 हो जाएगी। ये 5 का स्क्वायर था, ये 3 का क्यूब है कि नहीं है? यस सर। अगली बार उसका क्यूब कब होगा? 64 ही होगा ना, 27 के बाद तो क्यूब 64 ही बनता है। तो 64 ईयर्स का हो जाएगा, तब उसकी जो एज है वो वापस किसी नंबर का क्यूब बनेगा, 4 का क्यूब बनेगा। 3 का क्यूब तो हो चुका है, वो अगले साल ही हो जाएगा। तो कितने साल उसको वेट करना पड़ेगा? अभी वो 26 साल का ही है। अगला क्यूब, एक क्यूब तो इसका जस्ट अगले साल ही बनने वाला है, नेक्स्ट ईयर। तो 38। उसके बाद वाला क्यूब, उसके बाद वाला क्यूब कब बनेगा? 64 ईयर्स का हो जाएगा। तो कितना वेट करना पड़ेगा उसको? 38। 38 है ना, ये 26 का है, 64 का होगा तो 38 साल और वेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो उसकी जो एज है वो फिर किसी और नंबर का क्यूब बनेगी। ठीक है, ये तो मतलब नंबर का क्वेश्चन था, वैसे एज से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं था। ये क्वेश्चन समझ में है आपको? इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वगैरह नहीं बनानी। क्वेश्चन बनाओगे तो स्क्वायर और क्यूब में वैसे बनेगी, तो फिर आपसे जल्दी सॉल्व नहीं होगी। इक्वेशन वो लीनियर भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब इसने क्वेश्चन में लिख रखा है। इसलिए आप ये 2-4 नंबर का देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 25, 27, तो 26 उसकी रही होगी लाइफ एज अभी प्रेजेंट में। जस्ट 1 साल पहले 25 होगी, जस्ट 1 साल बाद 27 की होगी। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट क्यूब है। ये 3 का क्यूब है, अगला क्यूब 4 का बनाना है तो 64 में बनेगा। तो 26 साल का भी है, 64 में बनेगा, तो 38 ईयर्स और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2017 में आया क्वेश्चन। बढ़े आगे, यस सर। है ना? ये हो गया अपना, ये भी ये हो। ये 21 का देखते हैं।
x said to y, x ने y से कहा, at the time of your birth I was twice as old as you are at present. If the present age of x is 42 years, x की present age given है, x की जो वर्तमान आयु है वो 42 years है। इसने बोला एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। वाई को बोला, तो हमने वाई की प्रेजेंट एज अज्यूम कर लो, एक्स हो गई। एक्स मान लो, ठीक है। एक्स पहले से गिवन है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको कुछ और मान लो, पी मान लो। चलो ये एक्स वेरिएबल पहले से गिवन दे रखा है, नेक्स्ट वाई मान लो उसकी प्रेजेंट एज है वो पी ईयर्स है। तो इसने बोला है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। भी आप आज जितने साल के हो, ठीक है, तो इसका बर्थ तो पी साल पहले ही हुआ होगा, तो पी ईयर्स पहले, बिफोर पी ईयर्स, एक्स की एज क्या रही होगी, एक्स एज कितनी रही होगी, आज वो पी 42 बाई टू। ईयर्स का है, पी भी आज 40, एक्स आज 42 ईयर्स का है, वाई भी आज वाई पी ईयर्स का है। 30 साल पहले वाई तो 0 एज का रहा होगा, मतलब बर्थ ही हुआ होगा इसका, तभी उसकी एज पी ईयर्स है। बट जब पी साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, आज 42 है तो 42 माइनस पी रही होगी ना। मान लो मैं पूछूं कि आपकी एज आज मान लो 21 है, तो 6 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी, तो 21 माइनस 6 करोगे आप 15 ईयर्स। वैसे ही एक्स की आज एज है वो 42 है, तो पी ईयर्स पहले कितनी रही होगी। पी तो मैंने कोई नंबर माना है, आप ए बी कुछ भी मान लो। पी क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसका बर्थ हुआ था ना पी ईयर्स पहले। जो व्यक्ति आज 30 साल का है तो उसका बर्थ 30 साल पहले ही हुआ होगा। भी आप आज 21 ईयर्स के हो तो आपका बर्थ 21 ईयर्स पहले हुआ होगा। तो इसके बर्थ के टाइम, वाई के बर्थ के टाइम मैं बता रहा हूँ कि एक्स की एज कितनी रही होगी। आज जो पी ईयर्स का है तो एक्स एक्स है, वो पी साल पहले कितना रहा होगा, ये तभी आपने 42 ईयर्स का 42 माइनस पी लिखा है ऐसा। है। हाँ, ओके सर। 42 माइनस पी, क्योंकि एक्स आज 42 का है, पी साल पहले क्या रहा होगा 42 माइनस पी। उस टाइम वाई क्या हुआ, वाई का बर्थ हुआ था। तो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, यानी वो वाई को बोलता है कि जब वाई का बर्थ हुआ था तो एक्स क्या था, ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। आज जितने आप बड़े हो, आज वाई कितना है, वाई। एक्स बोलता है कि मेरी उस टाइम डेट, उस टाइम मेरी जो एज थी जब आपका बर्थ हुआ था, वो आपके आज की एज का ट्वाइस थी। इसकी आज एज पी है वाई की, उसकी ट्वाइस थी। कब थी, जब वाई का बर्थ हुआ था। तो जब वाई का बर्थ हुआ था तब एक्स की एज है, ये एक्स की एज है, और ये वाई की, ये एक्स की एज पी ईयर्स पहले की है। ये वाई एज का, ये वाई की क्या है, प्रेजेंट एज का डबल है। देखो ये सेंटेंस पढ़ो क्या है, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ मतलब एट द टाइम ऑफ वाइज बर्थ, वाई का जब जन्म हुआ था तब एक्स की एज कितनी थी, 42 माइनस पी। वो बोलता है कि आई वॉज ट्वाइस, यानी एक्स ट्वाइस था, जब ये जो उसकी एज थी वो ट्वाइस थी, किसकी ट्वाइस थी, एज यू आर एट प्रेजेंट। अब आप जितने बड़े हो ना, उसका डबल था मैं आपके जन्म के टाइम। यानी कि एक्स बोलता है वाई को कि जब आप आज जितने बड़े हो उसका मैं डबल था, यानी कि आप आज पी साल के हो गए तो मैं 2p का था उस टाइम। कब, जब आपका बर्थ हुआ था। तो ये इक्वेशन समझ में आई आपको, यस इसमें यस किसी सर। को डाउट, ये
42 माइनस पी क्यों किया है, इधर 2p क्यों लिखा है, ये किसी को डाउट? सर क्लियर। है ना, क्लियरली लिखा है y की परसेंटेज का डबल, तो y की परसेंटेज p है, उसका डबल 2p। कब था? एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ y। y का जब बर्थ हुआ था तब x की एज क्या थी? 42 माइनस पी। तो उसके बर्थ के टाइम x की एज y की प्रेजेंट एज का डबल है, डबल थी मतलब। अब एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, तो अब आप सॉल्व करो। 42 माइनस पी इक्वल्स टू 2p। 42 इधर रख लो, 2p, ये माइनस का p क्या होगा, ये साइड में प्लस का p, ये क्या हो जाएगा? 2p प्लस p क्या होगा? पी 3p। तो 3p की वैल्यू क्या है? की 42। वैल्यू तो 14 आ p क्या जाएगी होगा? सर। 14। 14 आ जाएगा, 14। तो p क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ y। तो y की प्रेजेंट एज क्या है? ये देखो y की प्रेजेंट एज है ना p, तो क्या है वो? 14 ईयर्स। x की प्रेजेंट एज क्या है? वो तो गिवन ही है 42। अब आप इस लाइन को एक बार रीवेरीफाई करके देखो कि क्या है, सही है क्या। देखो y का जन्म कब हुआ था? 14 साल पहले। तब x की एज कितनी थी 14 साल पहले? 42 माइनस 14 कितना होगा? 28। 28। x की एज उस टाइम क्या थी? 28, जब y का बर्थ हुआ था। तो वो बोलता है कि जब y का बर्थ हुआ तब मेरी एज 28 थी, जो आपकी प्रेजेंट एज का डबल थी। ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। वो आज 14 साल का है, उसकी डबल 28 थी, वो उसके बर्थ के टाइम उसकी भी 28 थी। तो अब ये कंफ्यूजन हुआ समझ में? यहाँ से हम रीवेरीफाई कर सकते हैं कि हमने हमारे जो आंसर है वो सेम सही है या गलत है इस स्टेटमेंट से। ठीक है। यस सर, ऑल राइट। मतलब आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छे से सॉल्व कर लिया, फिर बाद में हम ऑप्शन वाइज जाएंगे स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के। ठीक। हाँ, अब हमारे पास x की परसेंटेज है और y की परसेंटेज है। अब देखो स्टेटमेंट्स क्या बोलता है। 8 years ago the age of x was 5 times the age of y। अब 8 years ago बताओ मेरे को, 8 years ago 8 साल पहले y की एज कितनी रही होगी? आज 14 साल का है, तो 8 साल पहले कितना रहा होगा? 6 साल। 6 साल का, 6 years। और x आज 42 का है, तो 8 साल पहले कितने का रहा होगा? 34। 34 ईयर्स। 34। तो 5 टाइम्स तो नहीं है, 5 टाइम्स तो 30 होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ये भाई ये 6 है, ये 34 है, तो 5 टाइम्स कहाँ है? ये तो 6 का 5 टाइम्स तो 30 होता है ना, 30 6 5 30। 8 years ago the age of x was 5 times the age of y। इसने लिख रखा है कि 5 टाइम्स थी, 5 टाइम्स नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसकी एज 6 ईयर्स है, ये 6 ईयर्स का था, ये 34 का था, तो 5 टाइम्स तो नहीं है। 5 टाइम्स कब होता है? जब 30 का होता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ये सारे स्टेटमेंट भी अपने आप में क्वेश्चन है, देखो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? आफ्टर 14 ईयर, आफ्टर 14 ईयर्स, 14 ईयर्स के बाद बताओ मेरे को एक्स की एज कितनी रही होगी? आज 42 है, तो 14 साल बाद कितने का होगा? 56 का। 56। और y कितने का होगा 14 साल बाद? आज 14 का है, प्लस 14 कितने 28। का होगा? आफ्टर 14 ईयर द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y। बताओ, ये 56 का होगा, ये 28 का होगा, तो 2 टाइम्स होगा ना। भी 28 है वो, 56 है वो, 28 का 2 टाइम्स ही तो है, 28 दोनों 56 होता है। यस सर। तो स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट ही पूछा है इसने, तो आंसर होगा ओनली 2। इसमें डाउट आपको? नहीं सर। सर ऑफिशियल आंसर के में भी ओनली 2 दिया हुआ है। 2 ओनली है मतलब। हाँ, वो तो हम देखो हमने सॉल्व कर लिया, तो और ठीक है, क्योंकि ये 6 है, ये 34 है, 5 टाइम्स तो है नहीं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये एज वाले सारे इक्वेशन होते हैं वो एक लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। एक नॉर्मली एक या दो इक्वेशन बनती है। बस सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? इस लैंग्वेज को इस इक्वेशन में फॉर्मुलेट करने में। वो आपने सही कर लिया तो फिर आगे तो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं होगी।
तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, यहाँ पे इजी होती है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इस लाइन को, कि एग्जैक्टली वो कौन सी एज को किससे डबल करना जा रहा है। सर ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यहीं पे मैं फंस रहा था कि किसको डबल करना है किसको, मतलब वो बहुत सर कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो पहले आप अज्यूम कर लो, एक ही तो गिवन है, हाँ एक ही अज्यूम कर लो, फिर आप उसके हिसाब से देखो कि कौन सी एज किस टाइम पे, एक्स की एज कितनी थी, वाई की एज कितनी थी, और फिर डबल करो। सर आप इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट की कैटेगरी में एडिट करेंगे ना? मतलब सर अब जिस तरीके से जीएस के पेपर के बाद दिमाग थक जाता है, तो सर सीसेट में वैसे भी दिमाग काम नहीं करता। तो मैं उस सेंस में बोल रहा था, ये डिफिकल्ट होगा ना सर? डिफिकल्ट मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि डिफिकल्ट इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा सा ये है कि अगर आप ये कर लेते हो तो आगे क्वेश्चन सॉल्व इजी होता है ये। अब 3p है, 42 है, सिंपली कैंसिल हो गया, देखो 14 आंसर आ गया, फिर आगे ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ सर, सर अभी आपने सिखा दिया ना, तो अभी तो आ जाएगा। पर अभी क्वेश्चन की घुमा देंगे तो सोचना पड़ेगा उधर जाके। नहीं, वो इससे ज्यादा नहीं घुमाएंगे, ये मेरे को लगता है इसमें घुमा दिया मैक्सिमम जितना घुमाना था। अच्छा सर, ठीक है सर, इसी और भी पैटर्न के क्वेश्चन क्वेश्चंस आए, निकालते हैं फिर और एक तरह से। हाँ हाँ इसमें और भी क्वेश्चन आए हैं, तो हम बाकी क्वेश्चन कल करते हैं। 22 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है, 24 में दो आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन और ढूंढता हूँ मैं, और फिर कल की क्लास में करते हैं। मतलब अब रिसेंट ईयर्स में क्या होने लग गया कि क्वेश्चन थोड़े से, जैसे 14-15 वाले हमने क्वेश्चन किए थे, ये थोड़े इजी क्वेश्चन थे, सिंपल, 9x + 8x = 51s लिखा था। अब जो क्वेश्चन आने लगे वो थोड़े से स्टेटमेंट को कॉम्प्लिकेटेड करके आने लगे। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट टाइप के आने लगे, ऐसे 21 में भी ऐसे आए थे दो स्टेटमेंट, 22 में भी स्टेटमेंट आया है, 24 में भी ये दो स्टेटमेंट आए हैं, 24 में एक क्वेश्चन और भी है, 24 में दो आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बाकी कल करते हैं, और कल इसी टॉपिक पे करते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फिर लीनियर इक्वेशन के काफी क्वेश्चंस और भी आए हैं, एज के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको करते हैं फिर। ठीक है।